साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7th विज्ञान अध्याय 3 जिसका नाम है ऊष्मा। तो आज हम इस वीडियो में ऊष्मा पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले वाला जो अध्याय है जो कि पार्ट 2 और पार्ट 1 है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए पहले अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ऊष्मा कहते किसको हैं, उसके बाद हम जो अध्याय है अध्याय की तरफ चलेंगे। देखिए ऊष्मा जो के कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम ऊष्मा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऊष्मा जिसको हम हीट कहते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। जो किसके कारण होता है? ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ऊष्मा तो आप जान लिए कि किसे कहते हैं। उसके बाद ये जो अध्याय है इसमें दिया गया है, के बाद जो आपको दिया गया है इस अध्याय में कि आप जाड़े के समय यानी कि जाड़े के दिनों में ऊनी तथा रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं तथा गर्मी के दिनों में सूती तथा हल्का रंग का कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी हमें महसूस होता है, जिसके कारण हम हल्के और पतला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और जाड़े के दिनों में क्या होता है कि हमें ठंडा महसूस होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि ऊनी तथा रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि रंगीन कपड़ा और ऊनी कपड़ा में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जो ऊष्मा होता है, उसको अवशोषित करता है, कपड़ा गर्म रखने में मदद करता है। लेकिन यही क्या होता है कि आप हल्के रंग के कपड़ा जब आप पहनते हैं और धूप में जब निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो किरण यानी कि धूप जो होता है उसको कम अवशोषित करता है, जिसके कारण हमें गर्मी जो है थोड़ा सा कम महसूस होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है आराम पहुंचता है। इसके बाद हम हर एक ऋतु में क्या होता है कि अलग अलग वस्त्र पहनते हैं और सभी का अलग अलग उपयोग भी होता है। और इस अध्याय में ये भी दिया गया है कि जाड़े के दिनों में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छाँव अच्छा लगता है। हम किस प्रकार किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं? हम किस प्रकार जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रयास करेंगे और इस जानकारी हम लोग इस अध्याय में जुटाएंगे, प्राप्त करेंगे, जानकारी लेंगे। इसमें कुछ तालिका दिया हुआ है जो कि 3.1 है। आइसक्रीम जो है वो ठंडा होता है या गर्म होता है? इसके बारे में आपको खुद से जानकारी अपने किताबों में लिखना है। चाय के कप में डाली गई चम्मच वो क्या होगा? ठंडा होगा या गर्म होगा? इसके बारे में आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे सावधानी में दिया गया है कि अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं, आपकी उंगली त्वचा जल सकती है। यानी कि क्या होगा कि नॉर्मल जो सामान्य ठंडा या सामान्य से थोड़ा गर्म होगा, उसको छुएंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, लेकिन ज़्यादा गर्म चीज़ को अगर छूते हैं तो आपका हाथ या उंगली जल सकता है, तो ऐसा ना करें। बाद है कि आप ये जानते होंगे कि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। प्रायः हम छूकर पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है, जबकि दूसरी वस्तु अधिक ठंडी है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए पता करते हैं। मान लेते हैं कि हम 3 कटोरा ले लेते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। एक में थोड़ा ठंडा पानी रखेंगे, दूसरे में सामान्य पानी रखेंगे और तीसरे में क्या करेंगे कि गर्म यानी कि गुनगुना पानी रखेंगे। हम ठंडा पानी और गर्म पानी जो कि गुनगुना पानी है, दोनों में एक एक उंगली डुबाएंगे। डुबाने के बाद सामान्य जो पानी है, जो कि आप चित्र नंबर सी में देख सकते हैं, उसमें हम दोनों उंगली डालेंगे। जो गर्म पानी में उंगली रखा होगा उसको ठंडा महसूस होगा, और जो ठंडा पानी में रखे होंगे उसको सामान्य पानी में रखने के बाद उसमें गर्म महसूस होता है। वो एक दूसरे के विपरीत महसूस होता है। चलिए उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि ताप मापना, यानी कि ताप हम किस चीज़ से मापते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तब हम किस प्रकार पता करते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है? जैसे ताप अगर मापना हो तो किसी भी वस्तु को किस प्रकार मापेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु की गर्मी उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से ही की जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु है वो कितना गर्म है उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यंत्र यानी कि तापमापी, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज़ से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टर थर्मामीटर से मापा जाता है। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टर थर्मामीटर से मापा जाता है। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर यानी कि तापमापी रखे जाते हैं।
चलिए, ताप कैसे मापते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। किसी भी वस्तु की गर्मी यानी कि उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यंत्र यानी कि तापमापी थर्मामीटर कहते हैं, जिसको हम तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। अभी अभी आपने जाना है कि जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा, और बुखार किस चीज़ से मापते हैं इसके बारे में इसका जो प्रश्न अगर आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पे आप उत्तर देंगे कि हमारे शरीर का तापमान डॉक्टर थर्मामीटर से मापा जाता है। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर यानी कि तापमापी रखे जाते हैं। यह डॉक्टर थर्मामीटर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप जानेंगे कि डॉक्टर थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की थर्मामीटर की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। धारी ठीक से दिखाई ना देता हो तो थोड़ी घुमाने से दिखने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का 1 या 2 मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग की जाने वाला यह सेल्सियस, जिसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं, तथा फ़ारेनहाइट यानी डॉक्टर थर्मामीटर में हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक फ़ारेनहाइट 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। डॉक्टर थर्मामीटर होता है वो कैसा दिखता है इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर थर्मामीटर है और यहाँ पे आप देखेंगे पीला कलर में जो आपको दिखेगा इसमें पारा भरा होता है। जो ये उजला कलर में है ये बल्ब है, इसमें पारा होता है। जब किसी को बुखार होता है तो इसको लगाने के बाद जितना गर्म ये होता है इसमें अंदर से पीला में ये पारा भरा होता है, यानी कि पारा उतना ही आगे बढ़ता है। आप देखेंगे 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सी तक है और 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 108। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो आपको बताया जाता है कि 100 डिग्री बुखार हो गया, लेकिन वो क्या बताते हैं, फ़ारेनहाइट बताते हैं ना कि बुखार। क्योंकि क्या होता है कि अगर 100 डिग्री बुखार अगर होता है तो आदमी गल जाएगा। फ़ारेनहाइट होता है वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक ही होता है, जो कि हमारे डॉक्टर थर्मामीटर जो हमारे पास होता है उसमें। उसके बाद और भी आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं एक डिजिटल थर्मामीटर है, जो कि अब इससे सबसे पहले जो आता था वो नॉर्मल थर्मामीटर, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लैक काला कलर में, जो काला कलर में क्या है कि पारा भरा हुआ है। जब भी जितना गर्म होता है वो पारा जो है उतना ही लंबी नली में आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखेंगे डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल में क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसमें रीड करता रहता है कि कितना डिग्री बुखार है, कितना फ़ारेनहाइट है, ये सभी आपको डिजिटली बताया जाता है। तो ये तो डॉक्टर थर्मामीटर है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये डॉक्टर थर्मामीटर। उम्मीद है कि ताप मापना और डॉक्टर थर्मामीटर के बारे में आप जान चुके होंगे। उसके आगे अब हम लोग किताब की तरफ चलते हैं कि जो थर्मामीटर है वो किस प्रकार है। ये देखिए आपको काला कलर में दिख रहा है वो पारा है, जो कि अभी उसमें डिग्री भी दिख रहा है, कितना डिग्री है या कितना फ़ारेनहाइट है इसके बारे में। आप अगर नहीं दिखे तो उसको थोड़ा सा नचा कर देखेंगे थर्मामीटर को तो आपको अच्छे से दिखेगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रयोगशाला तापमापी की तरफ, यानी कि जो प्रयोग करते हैं जो लैब में रहता है थर्मामीटर। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार का थर्मामीटर यानी कि तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए लाए जाने वाले तापमापी का प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी कि लैब थर्मोमीटर कहते हैं उसको। ठीक है, हैं कि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है वो किस प्रकार का है। इस थर्मामीटर में आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर में जो है वो -10 डिग्री है, फिर 0 है, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे है। यहाँ पे जो किताब में दिया गया है वहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है यानी कि पानी का जो ताप है उसको मापने के लिए क्या किया गया है कि थर्मामीटर को डाला गया है। और ये जो ताप है तभी मापा जा सकता है स्थिर में जब ये कोई भी गर्म या ठंडा पानी में रहा हो, या गर्म पानी में अगर मापा जा रहा है तो गर्म पानी में उसी समय मापा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर थर्मामीटर में उसका जो पारा है वो रुकता है, लेकिन इसमें क्या होता है रुकता नहीं है। निकालेंगे तो वो घट जाएगा। अगर वो जब तक पानी में रहेगा, जब तक डुबाया हुआ रहेगा तभी उसी समय मापा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाएं और पारे के तल के स्थिर हो जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कीजिए। तापमापी को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आप देखते ही तापमापी का जल से बाहर निकाल लेते हैं, पारे का तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब वह वस्तु में रखा हुआ है जिसका ताप मापना हो।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी में जब रखा हुआ है उसी समय ताप का जो मान होता है वो हम नोट कर सकते हैं। अगर हम निकाल लेंगे तो वो इसका क्या होगा कि ताप का जो मीटर है वो धीरे-धीरे नीचे चला है। अभी आपने देखा था कि डिजिटल थर्मामीटर, आप देख सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर किस प्रकार है। जान लेते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। हमने अभी तक देखा कि कोई भी चीज़ जितना गर्म होगी उसका ताप उतना अधिक होगा। अगर किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ के पास सटाकर रखा जाए, जैसे कि गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरे में जाए, तब क्या होगा? आपने अपने घरों में तवे पर रोटी बनते हुए या कढ़ाई में सब्जी बनते समय बर्तन को जलते चूल्हे के ऊपर गर्म होते देखा होगा। आपने सोचा कि यह बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाता है? चूल्हे से सटा देखने के जान सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं में जाती है। तो क्या समान ताप वाली दो वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए इसकी खोज करें, यानी कि आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में आपने अभी जाना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है कि गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ों में परिवर्तन होता है, यानी कि वो क्या होता है कि बदल जाता है। कोई भी वस्तु से निम्न जो उससे कम वाली जो वस्तु रहते हैं उसमें क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, एक से दूसरे में चला जाता है ऊष्मा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब खाना बनता है चूल्हा पे, जब ठंडी कढ़ाई जब रखा जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में वो क्या होता है, स्थानांतरण होते रहता है, बदलते रहता है, उसमें जो ऊष्मा जो है उसमें जाता रहता है। तो क्या होता है, तवा या जो कढ़ाई होता है वो गर्म हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप देखेंगे कि एक लोहा का एक रड है। रड पे आप देखेंगे कि मोम लगा दिया गया है, और मोम जो लगाया गया है तो पहले जहाँ पे मोमबत्ती है वहाँ पे मोम लगाया गया, फिर उसके थोड़ा-सा आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। यानी कि क्या हुआ, मोमबत्ती को जो जलाया गया है तो लोहे का जो कील है, कील के सबसे जो अंतिम छोर है वहाँ पे लगाया गया है। लेकिन क्या हुआ, इस ये जो ऊष्मा का क्या है, चालक है, ऊष्मा के चालक जो होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में ऊष्मा क्या होता है कि चला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो जहाँ पे मोमबत्ती लगा हुआ है उस छड़ में, वहाँ पे गर्म किया जा रहा है, और गर्म धीरे-धीरे क्या होगा कि जो ऊष्मा है उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जो है, मोम जो लगा हुआ है वो धीरे-धीरे पिघल रहा है, गिर रहा है। तो लोहा क्या है कि ऊष्मा का चा यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोम के टुकड़ों को क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देता है? सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है? ऊष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसे हम चालक कहते हैं, या चालक कहा जाता है। अब विस्तार से समझ लेते हैं कि ऊष्मा चालक किसे कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालक कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि है। यानी कि लोहा पे को एक सिरे पर अगर आप गर्म करेंगे तो थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है जी। इसका जो दूसरा उदाहरण है कि कढ़ाई में जब आप छोलनी को रख देते हैं तो क्या होता है कि छोलनी भी गर्म हो जाती है। उसके बाद इस जो अध्याय है, इस अध्याय में दिया गया है कि ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। चलिए, ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। या जैसे प्लास्टिक या लकड़ी ऊष्मा के कुचालक हैं, ऊष्मा के कुचालक को ही ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। ऐसा करते हैं कि ऊष्मारोधी या ऊष्मा का कुचालक जो है आपने जान लिया। उसके बाद है जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं। जल में किस प्रकार का स्थानांतरण होता है उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। क्रियाकलाप जो दिया गया है, जो कि चित्र नंबर 3.9 में आप देख पाएंगे कि एक फ्लास्क लिया गया है। उसमें क्या है कि उसमें जल भर दिया गया है, 2/3 भाग में जल भर दिया गया है। जल भरने के बाद क्या है कि उसको नीचे से एक स्टैंड पे रखा गया है और उसके नीचे मोमबत्ती को जलाया गया है। तो जब मोमबत्ती को जलाया गया है तो सबसे नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो गर्म होकर क्या होता है कि वो ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आने के बाद क्या हुआ कि जो ऊपर का जो पानी है वो तो जगह छेकेगा, जहाँ से जैसे कि जो गर्म पानी हुआ वो ऊपर आया, तो जो ठंडा पानी है वो तो नीचे जाएगा। तो नीचे जाकर क्या होता है कि सभी पानी जो गर्म हो रहा है वो ऊपर जाएगा, ठंडा पानी उसका स्थान लेगा तो वो भी गर्म हो जाता है। तो जब तक ये गर्म पूरा पानी यानी कि पूरा जो जल है
जब तक गर्म नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया होता है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पार का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल का स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर उसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा संवहन किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम लोग संवहन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण इसी विधि को संवहन भी कहते हैं, जो कि आप चित्र के माध्यम से आप देख चुके हैं हुआ है। उसके बाद है वायु में जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी कि जैसे जल में होता है वैसे वायु में भी होता है। उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि वायु भी जल की हवा फिर उस स्थान पर आ जाती है और यह संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है। अपने विचार की पुष्टि के लिए क्रियाकलाप करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में एक मोमबत्ती जलाएं, उसके ऊपर एक सिरे की नली तिरछी लटकाए, दोनों सिरा खुला हो, यानी कि दोनों सिरा क्या होगा, खुला होगा। अब मोमबत्ती की लौ को नली के लगभग बीच के हिस्से में नीचे रखिए, नली के दोनों सिरों सामने हाथ रखिए, अनुभव कीजिए कि ऊपर वाली खुली भाग से अधिक गर्म हवा निकलती है। आप करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए नली के ऊपरी सिरे के सामने वाले थल समीर या समुद्री समीर किसे कहते हैं, यानी कि थल समीर और समुद्री समीर के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, तो स्थल को ऊपर की ओर वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। शाम को समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बहेगा कि समुद्री समीर किसे कहते हैं, तो समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र को भवनों में खिड़की समुद्र की ओर बनाई जाती है। यह रात्रि में प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाती है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है, यानी कि सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि थल समीर किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। अब हम लोगों ने जाना कि इन दोनों प्रकार समीर का कारण संवहन ही है। हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्यों। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है। यह चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है। भाग निर्वात है, वायु ऊष्मारोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अंगीठी, हीटर, चूल्हे के पास यदि हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, गर्मी के अनुभव करते हैं। यह ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा मिलती है। चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने का अपने परिवर्तन में विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ती हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणें के रूप में होता है, जिन्हें हमें देख नहीं सकते हैं। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। बारे में जान लेते हैं कि खिड़की में लगा कांच, इसका उदाहरण है कि किसी कांच लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए, उससे छूकर धूप का आनंद आती है। यानी कि जो पारदर्शी जो खिड़की पे लगा कांच होगा, उसमें क्या होगा कि उसको जब आप छुएंगे तो उसमें गर्मी का महसूस होगा, धूप। आप गर्मी का अनुभव करते हैं। यह ऊष्मा कांच को पार कर आपके ऊष्मा का अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यकता है कि अवशोषित करने के वाली वस्तु निम्न ताप पर हो।
सर्दियों तथा गर्मियों में कि हम गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग का क्यों? आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा क्रियाकलाप की ओर देखेंगे कि टीन के एक जैसा 2 डब्बे में लीजिए, 2 डब्बे लीजिए, यानी कि टीन की जैसा 2 डब्बा ले लीजिए। एक जैसा 2 डब्बे लीजिए, इसमें से एक बाहरी पृष्ठ काले रंग का तथा दूसरे जो है बाहरी पृष्ठ उजले यानी कि सफ़ेद रंग का लीजिए। दोनों में डब्बों में समान मात्रा में जल भरकर दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। दोनों डब्बों में भरे जल का ताप मापिए, यानी कि दोनों जो डब्बा है उसमें जो आप ताप मापेंगे तो क्या आप दोनों डिब्बों में जल का ताप में कुछ अंतर पाते हैं? यानी कि जब दोनों डब्बा में रखेंगे तो क्या होगा कि ताप में कुछ अनुभव पाएँगे। ये होगा कि जो काले रंग का जो डब्बा है वो अधिक थोड़ा गर्म होगा, जो सफ़ेद रंग का है वो थोड़ा-सा कम होगा। इस दोनों में थोड़ा-सा अंतर आएगा। सफ़ेद में क्या होता है कि चला जाता है, लेकिन काला जो होता है, जो काला कोई भी कपड़ा हो या कोई बर्तन हो तो वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए काले रंग का जो बर्तन होगा उसमें जो ऊष्मा जो तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा पहनें, क्योंकि ऊष्मा क्या होता है कि सफ़ेद या हल्के रंग में अवशोषित थोड़ा कम करता है, लेकिन काले रंग में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें जो है ना ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगता है। इसलिए गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि आप ज़्यादा कलर, इसीलिए आपको बताया जाता है। इस क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग का पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जो कि अभी आपको मैंने अभी बताया है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। सफ़ेद तथा हल्के रंग का वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग का हल्के रंग का वस्त्र अधिक आरामदेह होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण यानी कि गर्म या ऊष्मा बनाए रखता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। ऊन क्या है कि ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त उनके रेशों के बीच वायु रहती है। उसके रेशों के बीच क्या होती है? वायु रहती है, जो हमारे शरीर से ऊष्मा को परिवेश के विकृत होने से रोकती है, यानी कि शरीर से ऊष्मा का परिवेश में विकृत होने से रोकती है। अतः हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। अधिक एक मोटे कंबल की जगह दो अपेक्षित पतले कंबलों को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच क्या होता है कि वायु का एक परत हो जाता है, तो क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा हमें महसूस होगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस जो पूरे चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा। तो हम छूकर किसी भी वस्तु का तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तापमापी का ज़रूरत होगा ही। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है, यानी कि जो गर्म वस्तु है उससे स्थानांतरण किस में होगा? ठंडी वस्तु में होगा। उसके बाद है मानव शरीर का तापमान डॉक्टर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तु का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस किस के प्रकार यानी कि किस चीज़ से होता है या किसके द्वारा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। तो ये आपका जो ऊष्मा जो अध्याय था वो समाप्त हो गया है। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आप खुद से भी बना सकते हैं।